जी वीर, हम ये डिट्रॉइट से विंडसर से डिट्रॉइट की तरफ बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, ब्रिज टू यूएसए। अब आगे की कहानी आप खुद ही देखिएगा। ये बॉर्डर पे हम पहुंच चुके हैं। अब आगे की अब दास्तान आप खुद देखिए। We'll be there Monday, Tuesday, Wednesday. We're gonna leave. Okay. Hello. Hi, how are Where are you? you going? Going to West Chicago. Okay, why? My niece is expecting a baby in few days. Okay, how long do you plan on staying? We'll be there Monday, Tuesday, Wednesday. We're gonna leave. Okay. Anywhere else in the U.S. or is that it? No, just West Chicago. Just West Chicago. Anything to declare that you're bringing? Are you bringing any Uh, food? I have this. He's diabetic, And nuts? Okay, any and fruits? and I have no fruits, Okay. and I have some cooked food for on the way because he's diabetic. I need food. Okay. Any cash? $150. I have 400 USD and about 500-600 Canadian. Okay. All right, you guys are all set. Have a good trip. Thank you. Thank you. मैं पासपोर्ट पकड़ा है, शीशे बंद कर। Oh, यहाँ से। वो थोड़ी है। मैं समझा नहीं कि भाई, ये अब इन्होंने किया है, यहाँ पे कुछ कर रहे हैं ये, वरना पहले नहीं था ये ऐसा। कंस्ट्रक्शन है। ये है टोल। मैंने कहा था ना, देयर इज अ टोल। हाँ। No, there's no toll. No, that's a toll right हाँ, there. ये सामने, हाँ। कैश और क्रेडिट ठहरे कितना होगा? मैं $25 होगा डॉलर। USD। हाँ, कैश सस्ता पड़ता, कैनेडियन दो। कैनेडियन दूँ? हाँ। कैनेडियन कितना है मेरे पास? $9। It's going to be 9 U.S. or 12. 12 कैनेडियन? ओह, जी वीर, आगे की वीडियो देखिएगा। मैंने रूट कॉजेज और तकरीबन 13 मिनट की वीडियो, उसको आगे तक देखिएगा। जी वीर, अब ये वीडियो जिस तरह मैंने पहले इंट्रो में जिक्र किया है कि अमेरिका में दाखिले के ऊपर इतनी मुश्किलात का क्यों सामना करना पड़ता है। ये जो ट्रम्प गवर्नमेंट आई है, और इससे पहले भी बॉर्डर जो है कनाडा और यूएसए का जो है सबसे लंबे तरीन बॉर्डर्स में से शुमार होता है। तो कैनेडियन जो ट्रम्प गवर्नमेंट है, उसने आते साथ ही उसने कहा कि भाई यहाँ से बेतहाशा जो है ना इलीगल्स आते हैं। इलीगल से मुराद ये है कि लोग जो है पैदल क्रॉसिंग करते हैं। इससे पहले अखबारों में भी आया था कि एक पूरी की पूरी जो थी इंडिया की एक गुजराती कालवन गुजराती फैमिली थी, वो पूरी के पूरे तमाम बच्चे और 2 बच्चे और मियाँ बीवी दोनों के दोनों उनकी फ्रोज़न लाशें मिली थी। तो उनके बकौल के जंगलाती रास्ते जितने भी हैं या इनके थ्रू जो है मंशियात, ड्रग्स, असले के बारे में थोड़ा सा मैं कंट्राडिक्ट करूँगा। असला मोस्टली जो है यूनाइटेड स्टेट्स से कनाडा में आता है। यहाँ से कोई असला वगैरह जो है कनाडा नहीं, हम यूएसए नहीं जाता। यस, इस्लाम जिस तरह पहले कहा है कि इंसानी स्मगलिंग जो है पीक के ऊपर है, पीक पे थी, पीक पे है। अब तो नहीं है इन सच केस, क्योंकि उनकी तरफ से काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस आ गई है। तो नया कानून जो किया गया है 30 डेज़ का, वो क्या है? अप्रैल 11 2025 से एक नया कानून नाफिद हुआ है। अगर कोई कैनेडियन 30 दिन से ज़्यादा अमेरिका में रहने का इरादा करता है तो उसे रजिस्टर होना पड़ेगा। कोई भी कैनेडियन, और रजिस्टर ना अगर वो 30 दिन से ऊपर रह जाता है तो उसके ऊपर उसका जुर्माना या कैद तक की सज़ा हो सकती है। अगर आप जब लैंड बॉर्डर करते हैं कैनेडियन सिटीज़न वगैरह, अच्छा यहाँ पर अगर विजिटर वीज़े पे अगर कोई होगा, चले उसकी बाद में बात करता हूँ कि उसकी इंटीग्रिटी फ़ीस वगैरह क्या है, कि उसके ऊपर पहले भी जिक्र कर चुका हूँ मैं। कैनेडियन सिटीज़न अगर बाई एयर जाएगा तो इसको फिर बायोमेट्रिक्स है, उसका फ़ोन चेक है, आँखों के निशानात, सारा कुछ करना। I mean, they have to go through all that process. Not all of them, if they feel. और अगर आप अपने फ़ोन के जो है पासवर्ड्स वगैरह देने में इनकारी होते हैं तो आपका दाखिला मुश्किल या इट गोइंग टू बी कैंसल्ड। और ऐसा हुआ है कि लोगों ने कहा कि नो, आई डोंट वांट टू गिव माय पासवर्ड्स। तो उन्होंने कहा ओके, नो पासवर्ड, नो गो। एक इससे पहले जो था, बहुत सारे लोगों को पता भी है, हो सकता कुछ लोगों को ना पता हो, सेफ थर्ड कंट्री एग्रीमेंट। सेफ थर्ड कंट्री एग्रीमेंट क्या है? ये काफ़ी पुराना है। ये मुआहदा कहता है कि आपको पहले उस मुल्क में पनाह लेने के जहाँ पहले पहुँचे हों। फ़र्ज़ किया ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो है ना, इसमें बहुत सारी वो है कि लोग अमेरिका में पहुँचते हैं, वहाँ पर उनका कोई सिलसिला बनता नज़र नहीं आता है। किसी लॉयर ने कहा, किसी ने कहा कि जी कनाडा में जाए, वहाँ पर हो जाएगा। आप वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करते हैं और कनाडा आ जाते हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। सेम थिंग अगर आप कनाडा में आते हैं और यहाँ से आप चले जाते हैं यूएसए की तरफ, तो ये एक एग्रीमेंट हुआ है इन दोनों मुल्कों के अंदर कि
अगर आप अमेरिका में हैं तो आपको अमेरिका में ही एप्लीकेशन फ़ाइल करनी है। अगर आप यहाँ पर फाइल करेंगे कनाडा में तो आप there are no chances at all, probably your case will not be accepted. In the same token, if you are in Canada, you landed in Canada on visit visa and you cross the border to USA, तो आप वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। और 2023 से इसके अंदर बहुत सारी सख्तियाँ कर दी गई हैं, बढ़ा दी गई हैं। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा जो है जिस चक्कर में मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूँ, बना रहा हूँ कि ये बॉर्डर के ऊपर जो है इतनी ज़्यादा टफ़ क्वेश्चनिंग क्यों होती है। जो हमारे साथ कल हमारी 2 गाड़ियाँ थी, मैं तो जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा है कि हस्बैंड एंड वाइफ तो वी वर वेंट थ्रू, लेकिन हमारी दूसरी गाड़ी में 5 लोग थे, उसमें से जबकि सारे कैनेडियन सिटीज़न थे, तो एक बंदे को उन्होंने ग्रिलिंग करनी शुरू कर दी और ठीक ठाक से, क्योंकि ही वॉज़ अ टीनेजर। तो वहाँ पर फिर वो देखते हैं कि अगर आपने बहुत मरतबा आना जाना किया है और वाज़ा कैनेडियन टाइप, अगर आप आप दिखाते नहीं हैं कि यू हैव अ कनेक्शन इन कनाडा, काम, घर, फैमिली वगैरह, देन जो बॉर्डर ऑफिसर है उनको शक हो जाएगा, क्योंकि वो समझते हैं कि चूँकि आपके टाइज कनाडा के अंदर नहीं है तो योर इंटेंशन में बी यू वांट टू सेटल इन यूएसए। फिर उसमें क्या होता है कि आपको फिर सेकेंडरी इंस्पेक्शन में लेके जाते हैं, और सेकेंडरी इंस्पेक्शन का मतलब ये है कि आपका सामान वगैरह सारा कुछ खुलेगा, आपकी एक एक चीज़। मैंने कई दफ़ा वी क्रॉस द बॉर्डर सो मेनी टाइम्स, समटाइम वो एक इनवॉइस पकड़ के उसके ऊपर शुरू हो जाते हैं, कोई पेपर। तो इसलिए मैं जो भी कनाडा से जा रहा है, चाहे वो विजिटर वीज़े पे जाता है या यूएस सिटीज़न है, कैनेडियन सिटीज़न है, तो मैं उसको ये रिकमेंड कर अपनी गाड़ी को बिल्कुल क्लीन करके जाए। कोई इनवॉइस, कोई बिज़नेस से रिलेटेड जो आप शो नहीं करना आप नहीं चाहते कि आप अपना देयर आर एवरीबॉडी हैज़ हिज ओन बैकग्राउंड, तो आप वो फिर उसके ऊपर एक इनवॉइस के ऊपर जो है ना आपके क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाते हैं जब आपकी गाड़ी खुलती है। कपड़ों के ऊपर ख़ुसूसी तौर पर ये मैं एक सजेशन दूंगा लोगों को जो कनाडा जाते हैं। एक दफ़ा मैं आई रिकमेंडेड लुइस्टन ब्रिज, आई वाज क्रॉसिंग बफलो बॉर्डर से, और मेरे पास फैमिली नई आई थी, हम लोग यूएसए में ही रहते थे। मेरे बच्चों के यूनिफॉर्म के कपड़े होती हैं ना, औरतों को होता है कि ये भी ख़रीद लो, ये वहाँ पर काम आ जाएगा, यूनिफॉर्म के कपड़े वहाँ महंगे पड़ते हैं, यहाँ सस्ते मिल जाएंगे। इस तरह के सिले हुए कपड़े थे, तकरीबन 10 जोड़े के करीब, और इसी तरह बच्चों के शूज़ वगैरह होते हैं। या पाकिस्तान से एक बड़ा रवाज होता है कि ये लेडीज़ के 5 जोड़े आ गए उसके और 5 जोड़े उसके आ गए। दैट is a no thing. If they open your baggage, then they will definitely, अगर आपका उन्होंने सामान खोल दिया, आपका सूटकेस खोल दिया, तो उसके ऊपर क्वेश्चनिंग शुरू हो जाएगी कि आप बिज़नेस करते हैं। अच्छा, आखिर में क्या है कि अमेरिका लैंड क्रॉसिंग क्यों इतनी सख्त है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना डीलिंग विद लार्ज इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स इन मिलियंस। मैं इस हद तक मैं कह सकता हूँ कि जैसे ही हमने बॉर्डर क्रॉस किया तो वो जो टाउन था, सून आफ्टर जैसे ही आप 94 पकड़ते हैं तो हमें एक जगह साइड पे डालनी पड़ी, वो मोबिल का गैस स्टेशन था। तो मेरी आदत है कि मैं उसको डेफिनेटली कभी कभी गूगल करके उसका एड्रेस डालता हूँ, फिर मैं उसके ऊपर ये निकालता हूँ कि यहाँ कौन सी कम्युनिटी रहती है। तो वो 80% वो जो टाउन था वो हिस्पैनिक्स था, सम अरब, सम बंगाली पीपल एंड सम वाइट्स। तो ये जो है एक किस्म के इनके एक जो है ना पॉकेट्स बने हुए हैं बड़े बड़े, तो उसको कंट्रोल करने का उसमें यकीनी बात है कि उनके क्या नाम है, उनके लिए एक कंसर्न होता है गवर्नमेंट के लिए। दोबारा सरहद के ऊपर बात करता हूँ, मैंने थोड़ी सी डिटेल और मज़ीद निकाली थी कि अमेरिकन कैनेडियन सरहद दुनिया की सबसे लंबी गैर इट्स नॉट सिक्योर्ड 100%, उसकी वो है, इसकी लंबाई बेतहाशा है, लंबी चौड़ी है। अमेरिका में 9/11 के बाद से सरहदी निगरानी में कई गुना इजाफा हुआ है। लैंड क्रॉसिंग पर बॉर्डर एहलकार मंशियात, असला, स्मगलिंग और मुमकिन दहशतगर्दी के ख़तरात को रोकने के लिए तफसीलन चेक करते हैं। और अगर किसी का शख्स की ट्रैवल हिस्ट्री, और ये नहीं है कि ये सिर्फ टारगेट कर रहे हैं ब्राउन लोगों को, इवन यहाँ कनाडा वाले जो है जो अमेरिका से आ रहे होते हैं, अगर उनकी हिस्ट्री आगे पीछे होती है, क्योंकि मैं किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का नाम नहीं लूँगा, इवन मेन जो है मेन कम्युनिटी है जो है गोरों की, जो है ग्रिलिंग होती है, कंप्लीट ग्रिलिंग होती है। और अगर किसी के उन पर ज़रा सा भी शक होता है तो उसको पूरी गाड़ी, उस दौरान गाड़ी, बैग, हत्ता के मोबाइल फ़ोन भी चेक किए जाते हैं। अच्छा, अब ये नया कानून जो आया हुआ 30 डेज से ज़्यादा कैंप पर रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। अप्रैल 11, 2025 से
एक नया कानून नाफिज किया गया है जिसके तहत कैनेडियन शहरी अगर अमेरिका में 30 दिन से ज़्यादा क़याम का इरादा रखते हैं तो उन्हें लाजमी तौर पर रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। ये रजिस्ट्रेशन बायोमेट्रिक डाटा, फिंगरप्रिंट्स, क़याम की वजह के साथ मुकम्मल होती है। इस कानून की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना या हत्या के कैद भी हो सकती है। इस इक़दाम का मकसद लंबे अरसे के लिए गैर कानूनी तौर पर रिहाइश करने वालों को रोकना है। अब आगे जो कहानी आती है इसकी आपकी इंटीग्रिटी फ़ीस वगैरह की, तो वो जो है आपको बहुत ही सीरियस किस्म की चीज़ आ गई है, जिसकी वजह से अब अगर आप ग्रीन तो आप चूँकि आपको वहाँ की इंटीग्रिटी फ़ीस भरनी पड़ेगी $250 की, और इस 30 दिन के लिए आपको IN-262 भरना पड़ेगा। अच्छा, ये जो है हर कैनेडियन को रजिस्ट्रेशन, अगर आप 30 दिन से ऊपर रहते हैं तब आपको रजिस्ट्रेशन आपको करानी पड़ेगी। अगर उससे कम अगर होते हैं और फिर आपको I-94 वगैरह का सारा प्रोसीजर है। और इसको आप किस तरह कर सकते हैं कि ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। G-325R आप अपना I-94 बनवाएंगे और ये आपको दाखिल, तो लंबे चौड़े इसके अंदर वो हैं। तो चलें व्यूअर, मैं इसको यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। और अच्छा, ये वो इंडिया वाला हिसाब आ गया कि अगर आप वहाँ पर अगर पाकिस्तानी जाते हैं तो किस तरह वो करते हैं। तो ये मैंने इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन हासिल की थी। चेंज ऑफ एड्रेस AR-11, अगर आप 30 दिन से ज़्यादा क़याम करते हैं प्लस क़याम करते हैं तो पता बदलने के 10 दिन के अंदर USCIS को इतला देना लाजिम है मैन। और नॉन इंटीग्रिटी फ़ीस किसके ऊपर है? उन लोगों पे नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, मसलन F1, B2, B1, H1B, J1, और ये MRV जो फ़ीस होती है, नॉर्मल जो वीज़ा फ़ीस वगैरह होती है, उसके अलावा है। कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट, गैर कैनेडियन नेशनैलिटी, ये वो अफराद जिन्हें अमेरिकन नॉन इमिग्रेंट वीज़ा दरकार है। वीज़ा जारी होने पर अगर देखें ग्रीन कार्ड होल्डर है जो भी है, जो कैनेडियन PR के ऊपर होते हैं उनको वहाँ का वीज़ा लेना पड़ता है। तो आपको $250 की आपके ऊपर इंटीग्रिटी फ़ीस जो है इसके ऊपर लागू होगी। अच्छा, तो एक क्वेश्चन ये आता है बारी बारी कि इसके रिफ़ंड का क्या मैकेनिज़्म है। कानून के अंदर जो है कंप्लायंस, अगर आप प्रॉपर तरीके से विदिन अ टाइम चले जाते हैं तो उसके अंदर रीएम्बर्समेंट की गुंजाइश रखी गई है। लेकिन अभी तक वीज़ा जारी होने पर अगर देखें ग्रीन कार्ड होल्डर है जो भी है, जो कैनेडियन PR के ऊपर होते हैं उनको वहाँ का वीज़ा लेना पड़ता है। तमाम बातों का लुब-ए-लुबाब ये 30 दिन क़याम पर लैंड क्रॉसिंग करने वाले कैनेडियंस I-94 बनवा लें या G-325R से ऑनलाइन रजिस्टर करें, और ये एक बिल्कुल सेफेस्ट रास्ता है। और वीज़ा इंटीग्रिटी फ़ी दोबारा $250 प्लस सिर्फ वीज़ा लेने पर है। ज़्यादातर कैनेडियन शहरी विजिटर बिज़नेस के तौर पर वीज़ा फ्री आते हैं, इसलिए उन पर ये फ़ीस लागू नहीं होगी। हुकूमत ने इस फ़ीस की कलेक्शन, अच्छा हाँ, ये 4 जुलाई से शुरू तो कर दी है, लेकिन अब इसकी कलेक्शन अभी शुरू नहीं हुई है। तो चले व्यूअर, मैं इसको यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, और इस वक्त जो है सही मानों में अगर आप वापस उधर से आते हैं USA की तरफ आते हैं, उनको किसी भी चीज़ के ऊपर ज़रा सा भी शक होता है तो वो आपकी जो है ना फुल ग्रिलिंग होगी, जिसके लिए आप तैयार रहें। इसलिए अपनी गाड़ी को क्लीन रखें, अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लीन रखें, और आपको जहन में पूरी तरह होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन हो जाएंगे और उसके क्या आंसर। चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।